साथियों और अजमेर के विभिन्न मीडिया संस्थानों से पधारे हुए सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का यहाँ तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अजय मीरू प्रेस क्लब पिछले 22 साल से अजमेर में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित करता रहा है। एसपी साहब के इस क्लब में जो विजिट थी बहुत लंबे समय से ड्यू चल रही है। पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि एक कार्यक्रम टलता रहा, देर आए दुरुस्त आज ये कार्यक्रम फलीभूत हो रहा है। एसपी साहब का बहुत स्वागत है यहाँ पे। IAS, IPS और IFS इन सर्विसेज में जब सिलेक्शन होता है तो मीडिया में वो चीज़ सुर्खियों में चलती है। इंटरव्यू हम लेते हैं सेलेक्ट होने वाले लोगों का, और उसको पढ़ के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का फोटो देख के इस देश का नौजवान आपको अपना आइकॉन मानता है, आपको अपना प्रेरणा का स्रोत मानता है और अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। तो ऐसे एक आइकॉन आज हमारे बीच है। मैं अजय मीरू प्रेस क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रेस से कुछ अलग, यहाँ की प्रेस की कुछ स्वस्थ परंपराएं हैं, यहाँ के पत्रकारों की कुछ अच्छी आदतें हैं जिनकी चर्चा सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में होती है। बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी सकारात्मक बातें हैं जिसकी चर्चा देश के अन्य मीडिया जन भी करते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, थोड़ी बहुत छोटी मोटी अच्छाई बुराई हर स्थान पर होती है, लेकिन बहुतायत के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी परंपराएं हैं और ये अजय मीरू प्रेस क्लब इन्हीं स्वस्थ परंपराओं, पत्रकारों की इसी अच्छी संस्कृति का प्रतिनिधि है। चूंकि अजमेर की प्रेस का प्रेस क्लब है, इसलिए शुरू से ही इस प्रेस क्लब की कुछ स्वस्थ परंपराएं रही हैं, कुछ अच्छी आदतें रही है, बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी वजह से हमेशा से ही रहा है और मैं इसे अच्छा ही मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों के बिना बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो पहुँच नहीं सकती पब्लिक तक। और ये एक अलग फोरम में हम मिल रहे हैं और बहुत अच्छा, पहले जैसे पूर्व वक्ता जी ने बताया था कि आज आपने हमें बुलाया है, तो आज आप हमसे सवाल जवाब करेंगे। और जहाँ तक इस प्रोग्राम के जो थीम है, मेरे ख्याल से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस या चीज़ें हम भी क्लियर कर पाएंगे और इसको हम और एक मूर्त रूप दे सकते हैं जब भी कोई ऐसी इवेंट या फंक्शन हो। और चूँकि ये समय बहुत अपॉर्चुनिटी भी मुझे लगता है कि इस समय जिस तरह का माहौल राजस्थान में चल रहा है, तो जो एक मंशा हम लोगों की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, वो आप लोगों तक पहुंच सकती है, आप लोगों के मार्फत लोगों तक पहुंच सकती है, क्योंकि आप लोगों की वॉइस है। वहीं से आप लोगों के मार्फत ही और आप लोगों के थ्रू ही जो जन भावना है वो हम तक और हमारी भावना उन तक पहुँचती है। तो आप मीडियम है जो इन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं लोगों को। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे टाइम पे ये हुआ है कि आज मुझे समय मिला है आने का और आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, और इस तरह की जो अभी करंट क्लाइमेट इन्वायरमेंट में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी क्या तैयारियां हैं और उस पर आप लोगों के क्या विचार, उस बारे में बात करने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा सेशन रहेगा आई होप, और बढ़िया चीज़ें हम कोई ना कोई इससे कंस्ट्रक्टिव आप और हम मिल के समाधान निकाल पाएंगे चीज़ों को। थैंक यू। इसको लेकर क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, दोनों थानों पे अभी रिसेंटली 15 दिन पहले चेंजेस हुए हैं और उन लोगों को रेंज से बाहर भेजा गया है। इस समय बहुत जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस समय जो माहौल है ये कंटिन्यूटी का माहौल है। इस समय हम नए प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसीलिए और कुछ हमने BHQ से रिक्वेस्ट भी किए कि हमें नए अफसर्स मिल जाए। तो आपने भी देखा होगा रिसेंटली पिछले 1-2 महीने से जो एनवायरनमेंट है लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी बिजी रहा है, इसीलिए ऐसे माहौल में कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है। तो हम चेंजेस करें और नए आदमी को किसी भी जगह पर आप भेजेंगे तो उसको एक्टिवाइज होने में टाइम लगता है। तो वो समय एक बार निकल जाने के बाद जरूर हमारी पोस्टिंग होगी, डेफिनेटली होगी, इसमें तो कोई बात है। आपका कोई कहीं बैंक प्राइवेट बैंक में भी खाता है
तो वो बैंक्स भी आपसे आपका आधार या फिर आपका मोबाइल नंबर या OTPs नहीं मांगते। तो वो सबसे पहला काम है, क्योंकि इसका स्केल इतना ज़्यादा है तो उसको इजीली कंट्रोल करना संभव नहीं। हर आदमी कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड होता है और किसी न किसी फॉर्म में अफेक्टेड होता है, कि सिर्फ एक पैसे निकालना इसका वो एक्सटॉर्शन करना, आइडेंटिटी फ्रॉड करना, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट काम तो अवेयरनेस है। हम खुद अवेयर होंगे कि ये हमारे लिए सेफ्टी की बात है तो हम कर पाएंगे। तो अपना बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड या आपका OTP, ऐसा आधार नंबर जिससे आपका बैंक खाता या किसी तरह की आपकी आइडेंटिटी लिंक है, फेसबुक का आपका नाम, इस पर आप किसी को डिस्क्लोज करें और अननोन आदमी को उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं जोड़ें। तो ये बात तो अवेयरनेस की है, जो सब लोग अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिटरेंट रहेगा। सेकेंड है इनको डिटेक्शन की बात। तो इसमें भी कुछ इश्यूज रहते हैं जो कि यहाँ पे तो फिर भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे कुछ रोड साइड वेंडर्स, उन सब के IDs यूज़ करके बैंक अकाउंट्स बनाना या मोबाइल नंबर्स लेने की प्रैक्टिस रही है, जो अभी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन इसमें सामने आई। तो कई बार हम डेड एंड पे पहुँचते हैं कि जिस आदमी के पास हम गए उसको ये पता ही नहीं कि उसने किसको अपना सिम दिया, उसके ID दी है जिससे उसने सिम ले ली। तो जब डिटेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे एक पेरेंट मिलता है और अदरवाइज इस पर एक्शन करके बैंक अकाउंट्स इन्वेस्टिगेशन हम करके निकाल सकते हैं। वो अवेयरनेस ही है और अवेयरनेस हम सबके बीच में ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वगैरह जो भी है उसमें हम अगर सेफ रहेंगे तो बच सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है सर। एलिवेटेड रोड का जो निर्माण चल रहा है, कई बार वहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। वैकल्पिक मार्ग जो निकाले हैं वहाँ अवैध वेंडर हजारों की तादाद में जमे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं करती पुलिस? वो एक साइड से डील कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी एक साइड से डील नहीं हो सकता। हमें उन वेंडर्स की भी सोच के चलनी है जो डेली बेसिस पे वो बेसिकली रोज का ठेला लगा के रोज की कमाई कर रहे हैं। तो हम उसके डायरेक्शन से भी सोचेंगे, हम जो लोग ट्रैफिक के उससे निकल रहे हैं उनकी डायरेक्शन से भी सोचेंगे और एक मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी सोच के काम करेंगे। इसमें जब भी कोई भी नई ऐसी चीज़ होती है जिसका एक शॉर्ट टर्म लैग पीरियड होता है और लॉन्ग टर्म में वो आपको फ़ायदा देने वाली होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं डेफिनेटली आती है, क्योंकि सिस्टम को बिल्ड करना है। जो बिल्ड करने का टाइम है उस टाइम पे हमारे को जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हमें फेस करना पड़ेगा। क्योंकि रोड की एक लेंथ है, उस लेंथ से ज़्यादा वो हो नहीं सकता है और उस लेंथ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करें तो थोड़ी सी ये समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी और इसे एक्सेप्ट करना होगा इस सोच के साथ कि सवाल है कि सर्विलांस के ऐसे महत्वपूर्ण काम में अभी भी बड़े पैमाने पर शहर में अभय कमांड सेंटर से बहुत से इलाके जुड़े हुए हैं। ये काम इतना देरी से क्यों हो? देखिए ये फेजेस में है। टोटल 1200 कैमरे लगने का भी प्रावधान है, जो इनिशियल जो आगे बढ़ेगी और बढ़ेगा, जैसे शहर बढ़ेगा तो ये व्यवस्था बढ़ती जाएगी। तो अभी फेज़ 1 में 351 कैमरेज लगे हैं, फेज़ 2 में 265 लगने हैं, जिसके लिए भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो धीरे धीरे ये सभी पूरे शहर को हर पॉइंट को कवर करने का इसका प्लान है और ये जैसे जैसे फेज़ कंप्लीट होते जाएंगे, क्योंकि इसमें केबलिंग बहुत बड़ा काम होती है। फाइबर केबलिंग में बहुत समय लगता है, कैमरे इंस्टॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फाइबर केबलिंग करना और उसको बैक एंड में उन पर डिस्प्ले देना, ये बहुत बड़े मेजर काम रहते हैं, मेजर बजट इसमें लगता है। इसलिए अलग अलग फेज़ गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ऐसे नहीं। तो प्रत्येक फेज़ में काम चल रहा है और नेक्स्ट फेज़ 3 जो होगा तो बचे हुए एरियाज को कवर करेंगे। इस तरह करके पूरे शहर को कवर करने का धीरे धीरे प्लान है। सोशल मीडिया पे भड़काऊ संदेश और पोस्ट डालने वालों पर पुलिस की क्या पर्याप्त निगरानी है और जिले में अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई पुलिस ने की है? तो आप सब लोग बैठे हैं जो फैक्ट चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है, या आप सब लोग हमसे पूछ सकते हैं कि इस घटना का जो वीडियो चल रहा है ये वास्तव में इस घटना का है या किसी और घटना का। तो बजाय कि एकदम उसको जो सोशल मीडिया पे आया उसको एकदम प्रसारित करने के, और जब प्रेस एक बार उसको प्रसारित करती है तो उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है, ठप्पा लग जाता है सही हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो ऐसा आए जो किसी घटना से संबंधित हो, पुलिस को भी इन्वॉल्व करके एक फर्जी वीडियो
मतलब एक वीडियो का काटा, एक पार्ट दूसरे वीडियो का काटा और उन दोनों को ज्वाइन करके और यहाँ सोशल मीडिया में प्रसारित कर दिया। तो इस तरह की काफ़ी गतिविधियाँ सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, जिसपे हो सकता है कि आप और हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के अंदर क्या चल रहा है, कोई कहाँ पे बैठ के इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई हैदराबाद में बैठ के कर रहा है या कोई USA में बैठ के कर रहा है, करके वो वायरल कर सकता है। तो बेटर यही है कि आपके और हमारे लेवल पर उसका प्रकाशन हुआ। क्या वो बुक आमजन तक पहुंची है? क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा पीड़ित आमजन होता है, तो क्या वो आमजन तक को भी भेजी गई है? दरगाह बाजार, नाला बाजार, मदार गेट और नया बाजार, आगरा गेट, चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी, यहाँ पर व्यापारियों के एक तो अतिक्रमण ज़्यादा है, दूसरा ये कि बीच में अगर कोई टैक्सी या टेम्पो खड़ा हो जाए तो यातायात लंबे समय तक रुका रहता है। इसकी व्यवस्था क्या है आगे आप बताएं। नगर निगम की, चूँकि अतिक्रमण डिसाइड कौन करने का ये एजेंसी नगर निगम है, तो उनके सहयोग से हमने बीच में अभियान भी चलाया था। जस्ट अभी 15 दिन हुए हैं इसको। पर अगेन वही बात है कि इसमें भी कंस्ट्रेंट आपके पास स्पेस का है फाइनली, क्योंकि बहुत कंजस्टेड जगह है जहाँ पे जितने भी आपने नाम लिए आप खुद ही बताएंगे इसको कि ये शहर के उन एरियाज में से है जहाँ पे रोड लेंथ कम है और इंक्रोचमेंट अगर है तो उसके कारण वो और रोड लेंथ कम हो जाती है। और ये हर एक बड़े शहर की समस्या है। आप जयपुर में जाएंगे वहाँ पे भी आपको जो पूरा भीतरी शहर है वहाँ ये समस्या मिलेगी। दिल्ली के अंदर भी आपको पुराने दिल्ली में सारी जगह समस्या मिलेगी। तो इस समस्या का समाधान कुछ तो माइंडसेट है। पार्किंग एरियाज नए डेवलप करना है, जैसे अपनी पार्किंग बनने सूचना केंद्र के पास और एक शुरू भी हुई है रेलवे स्टेशन के पास, जिसको ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो वहाँ पार्क करके अगर हम थोड़ा सा चलेंगे भी तो उससे भी हेल्प मिल सकती है। मेरा ये मानना है कि हर समस्या का समाधान सरकार के लेवल से ना मिलके हमें सिटीजन्स को और सरकार की जो भी एजेंसी इस पर्टिकुलर समस्या के साथ में है उनको मिलकर निकालना चाहिए। उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें काम करने वाले सिटीजन्स की। क्योंकि ये संभव है कि हम रोड्स चौड़े, जैसे दिल्ली का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि रोड्स वहाँ बहुत चौड़े हैं, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने ज़्यादा है पर पर्सन कि उसके कारण वो रोड लेंथ आपको कम लगती है। रोड डेंसिटी बढ़ गई होता नहीं है। सीट की जिस सीट में मैं बैठा हूँ उस सीट की समस्या है और उसको उस सीट के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए और इस एस्पेक्ट से कि हम इसमें जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट करना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि इस चीज़ को ये लेके नहीं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई इसमें जुड़ जाऊँ, इससे कि मैं अपने व्यक्तिगत हितों को इसमें जोड़ दूँ, वो नहीं होगा तो अपने आप काम नहीं होगा। और आप लोगों से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है डेफिनेटली। जैसे शुरू में बताया गया था कि अजमेर की जो मीडिया है वो बाकी सब जगह से डिफरेंट है एंड इट इज़ रियली ट्रू। कॉस्मोपॉलिटन नेचर है यहाँ पे मीडिया का, जहाँ पे लोग जो एक डेवलप्ड सोसाइटी की तरह बात करते हैं उस तरह की बातें हैं। यहाँ पे हमें शिकायत ऐसी भी मिलती है कि मुझे हमारे पड़ोसी कुत्ते से शिकायत हो रही है या कहीं ऐसी ऐसी शिकायतें मिल रही है कि यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है लोगों का, जो कि एक डेवलप्ड सोसाइटी में इस तरह की शिकायतें होती हैं। मैंने राजस्थान के कई शहरों में काम किया है जहाँ पे अजमेर के मुकाबले कम एडवांस लोग हैं या डेवलपमेंट, तो वहाँ पे लोगों की सोच उस तरीके की नहीं है जैसी अजमेर की है। और इस बारे से अजमेर की मीडिया की भी सोच बहुत परिपक्व और डेवलपमेंट साइड की है। तो उस कारण से बहुत हेल्प मिलती है कि आपके सामने इश्यूज ऐसे आते हैं जिसको कि आपको लॉजिकली टैकल करना है, ना कि उसके पीछे कोई वेस्टेड मोटिव्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। तो बहुत सारे शहरों में मीडिया के साथ हमें अजमेर की नहीं है, ना ही पहले रही है, तो इसी कोऑपरेशन के साथ मिलकर हमें भी काम करना ईजी हो जाता है। आप लोगों के थ्रू हमें बताना भी ईजी हो जाता है बातों को, क्योंकि वो चीज़ समझ में आती है। जैसे अगर हेलमेट मुझे पहनना है तो वो मुझे मेरी प्रोटेक्शन के लिए पहनना है, पुलिस से बचने या चालान से बचने के लिए नहीं पहनना। यदि सिर्फ मेरा है तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, ना कि इसलिए कि मुझे इसके लिए कोई फाइन देना होगा या इसके लिए मुझे कोई प्यूनिटिव एक्शन कोई कर लेगा। मेरी सोच तो ये है कि अगर मैं रोड पे निकल रहा हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैंने ही सीट बेल्ट बांधी हो, ये मेरी प्रोटेक्शन है।
क्योंकि एक्सीडेंट बाय नेचर ही वर्ड ऐसा है कि जो ऐसी अकरेंस है जो आप जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ट्रैफिक लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, इसमें दो पार्ट है, एक ट्रैफिक है, एक एनफोर्समेंट। तो मैनेजमेंट और एनफोर्समेंट, तो जहाँ तक एनफोर्समेंट की बात है, एनफोर्समेंट सिर्फ इस पर्पज से बनाई गई है कि उसमें आपको समझाया जाए कि ये सब चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल में बात नहीं करना, या हेलमेट पहनना, या सीट बेल्ट लगाना, या एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट से ज़्यादा व्हीकल को नहीं चलाना, लेन अदरवाइज चेंज नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके खुद के बेनिफिट के लिए हैं। इससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं और आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है आपके लिए। इसलिए इनको किया जाए तो मेरे ख्याल से खुद ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक उस समाज को बनाने की कोशिश करें जहाँ पुलिस को इन चीज़ों के लिए चालान करना ही नहीं पड़े। तो उसके बाद फिर आती है बात मैनेजमेंट। उसमें काफ़ी जगह ट्रैफिक डाइवर्जन्स की बात है, चाहे वो स्टाफ के प्लेसमेंट की बात है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। चूँकि नफरी, जैसे मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और जो डिमांड है पब्लिक की, उसके बीच में गैप हमेशा रहता है, जो है आज के डेट में अभी हम लोग पूरे लोग पूछ नहीं कर पा रहे हैं। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और उतना रिक्रूटमेंट होके ट्रेन होके लोगों को आने में समय लगता है, तो कुछ समय की वो समस्याएं रहेंगी। अभी जैसे 400 की नफरी है, अभी हम 200 के आसपास कर पा रहे हैं और इतने लोग हमारे ट्रेनिंग में हैं, तो जब वो ट्रेन होके आएंगे, उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, फिर हम उनको थानों में भेज पाएंगे, तो वो एक गैप हमेशा मेंटेन करेगा। इस दौरान नए लोग रिटायर होने वाले हैं, तो इस गैप को बेस्ट कैसे फिल इन कर सकते हैं, उसकी कोशिश ही करते रहते हैं। और डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है पब्लिक की, उसको हम पूरा नहीं मीट कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि जो भी बेस्ट हम कर सकते हैं उसके लिए हम करेंगे। जहाँ तक बात रही फर्स्ट पार्ट की, एनफोर्समेंट की, वो तो आप लोगों के मार्फत मैं सभी से अपील करता हूँ, हर व्यक्ति से, कि ये कानून आपके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए, तो उसका पालना करना आपके ही इंटरेस्ट में है, आपके ही फायदे में है। इसलिए ना करें कि उसमें पुलिस कोई चालान करेगी, वो इसलिए इस करें, अगर आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेंगे तो समझ में आएगा कि हेलमेट पहनने से मेरा ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। तो ये चीज़ें आपके मार्फत अगर पहुँचेगी और इस फॉर्म में पहुँचेगी कि ये कानून या ट्रैफिक एनफोर्समेंट आपके फायदे के लिए, तो मेरे ख्याल से लोगों ने इसका अवेयरनेस किया। बजाय कि आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो पुलिस की प्रेजेंस से घटनाएं टलती भी हैं, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं लोग। कई बार किसी एक ट्रैफिक कांस्टेबल की मौजूदगी से ही कुछ घटनाएं होने से रुक जाती हैं, जो हमें कभी पता नहीं लगता, क्योंकि अपराधी तो हर रोज अपना प्रयास करता है। अगर वो लूट डकैती करने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो रोज अपना प्रयास कर रहा हो, और यही वो कैट एंड माउस गेम है। कभी कभी वो सफल हो जाते हैं, कभी कभी नहीं हो पाते। जहाँ तक इनकी प्रिपरेशन की बात है, तो हर चीज़ कोई नई चीज़ को एक जन्म देती है, हर एक नई लर्निंग को जन्म देती है। जैसे डीजे के प्रयोग के ऊपर एक नई लर्निंग हमारे को इस घटनाओं से मिली है कि उस पर हम किस तरह के गाने बज रहे हैं, किस तरह की भावनाओं को भड़काने के काम हो रहे हैं, उस पर क्या काउंटर रिएक्शन आ रहा है, तो वो इन घटनाओं से हमारे को मदद मिली है। और उसके बाद से इनको फॉलो करने से काफ़ी कंट्रोल करने में हेल्प भी मिली है। और जो पहले बताई गई थी, जैसे उन्होंने कहा था कि CLG और ये कॉस्मेटिक में होकर इनका और प्रसार बढ़ाया जाना ज़रूरी है और लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। इस बात को लेके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी जगह पुलिस को ये देखा जाता है कि पुलिस हमारी प्रोटेक्टर है, तो उस फीलिंग को लाने के लिए पुलिस को भी लोगों तक जाना होगा और लोगों को भी पुलिस तक आना होगा। और स्वागत कक्ष उसमें एक प्रयास है ताकि लोगों को ये लगे कि भाई हम पब्लिक फ्रेंडली पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ये लेगेसी है बहुत लंबे टाइम से जो चली आ रही थी, जिसको धीरे धीरे बदलाव की कोशिश हो रही है। और 10 साल पहले जब मैं सर्विस में आया था और आज जो मैं पुलिस को देखता हूँ, उसमें भी बदलाव आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। और यही प्रोसेस चलता रहेगा तो मे बी और फास्ट चलेगा, जल्दी चलेगा और लोग फोर्स भी करेंगे पुलिस को बदलने के लिए, तो जल्दी ही पुलिस में और बदलाव भी दिखेंगे और ऐसी घटनाओं पे और जल्दी कुछ हम पा सकेंगे। एक तो मैं हमारे सभागार में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपने जर्नलिज्म का करियर क्राइम रिपोर्टिंग से किया है
और वो भी राजस्थान पत्रिका, और राजस्थान पत्रिका की पूरी सर्विस करके और रिटायर होकर वापस हमारे हस्बैंड शहर आ गए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ भाई अरविंद मोहन शर्मा को कि वे अपना क्राइम रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ कुछ सवाल। लाइन हाजिर शब्द काम में आता है, लाइन हाजिर कर दिया किसी को, तो लाइन हाजिर क्या पुलिस एक्ट में कोई प्रावधान है या मीडिया एक्ट में वो है या उसमें कोई सजा का प्रावधान है या गवर्नमेंट को ठंडा करने का मांग है। दूसरा एक ये है कि पुलिस अधिकारियों के किस स्तर तक चल अचल संपत्ति के बारे में, डिक्लेरेशन के बारे में कोई प्रावधान किया है या कितने की हो गई है, कितने की नहीं हुई, उसके भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। प्लीज मतलब जो ये टर्म है लाइन हाजिर करना, ये तो एक कॉमन पार्लेंस में आ गई है। इसका मुख्य मतलब होता है कि आप किसी को पुलिस लाइन में पोस्टिंग दे दें, टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो एपीओ जिसको किया जाता है, वेटिंग पोस्टिंग जिसको रखा जाता है, तो वो लाइन हाजिर बेसिकली होता है, यानी कि जिसको कि कोई पोस्टिंग फील्ड में नहीं दी गई और वो एक रिजर्व फोर्स के रूप में जिसको जैसे भी इस्तेमाल करना होगा बाद में इस्तेमाल करना होगा। तो ये तो इस पहले प्रश्न का जवाब है। बाकी दूसरा जो चल संपत्ति होती है वो हर एक व्यक्ति की जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरी जाती है उसके साथ लगाई जाती है और उसके वेरिफिकेशन का भी यदि कहीं शक होता है तो उसके वेरिफिकेशन का भी किया जाता है। लेकिन कुछ कानून की समस्याएं और कुछ पेचीदगियाँ ऐसी हैं कि इस बात को ऑफ द रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी ऐसी चीज़ फास्ट तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां हैं, फॉर्चूनर गाड़ियां हैं, उसके देखते हुए क्या आप महसूस करते हैं कि राजस्थान की पुलिस उन सब का मुकाबला करने के लिए वेल इक्विप्ड है, और अगर नहीं है तो उसमें आपकी क्या सरकार से गुजारिश है? मैं डिस्कस कर रहा था गाड़ियों के बारे में, क्योंकि बात चल रही थी तो वहीं से मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। जब मैंने सर्विस में ज्वाइन किया था तब हमारे पास थानों पे पुरानी व्हीकल्स होते थे और एक थाने पे एक गाड़ी हो जाए तो ठीक है, तो कई थानों में मोटरसाइकिल्स भी होती हैं। और इसी 10 साल के पीरियड में हम इस स्टेज पे आए हैं कि शहरी पुलिसिंग में आज हम थाने की गाड़ी के अलावा उसको 1 या 2 गाड़ी और एक्स्ट्रा दे पा रहे हैं, जिससे कि वो पुलिसिंग और बेटर कर पा रहे हैं। जयपुर शहर में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक थाने के साथ एक डायल यूनिट के साथ चेतक जुड़ी हुई है और अभी इस बजट में ही 500 नए व्हीकल्स यानी 500 थानों के लिए एक और एक्स्ट्रा व्हीकल जो है वो आपको मिलेगा। तो ये प्रोसेस एक्सेलरेट हुआ है, फास्ट हुआ है, नो डाउट। जितनी स्पीड है उससे कम है, लेकिन इस दिशा में काम शुरू हो चुका है और डेवलपमेंट ज़रूर आएगी इस चीज़ के अंदर। आप कुछ समय के बाद देखेंगे तो जैसे हम राजस्थान में ऑन एन एवरेज 900 और प्रॉपर्ली नेक्स्ट बजट में बाकी बचे थानों को भी कवर कर लिया जाए। तो इस डायरेक्शन में काम हो रहा है और जल्दी इसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। मैं ये कहा था कि आप लोग जब सेलेक्ट होते हैं IAS में, IPS में, तो हम लोग आपको एक सोसाइटी का आइकॉन मानते हैं। अजमेर में ये हमारे जो लोग साथी हैं जिन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की है उनको बहुत करीब से बहुत जानकारी है, मुझे भी जानकारी है कि पुलिस का जो रोल है उस पुलिस के रोल में अपराधियों की रोकथाम करना है। लेकिन कई बार हम मीडिया के अंदर ये खबरें छापते हैं कि क्राइम थाने में हो रहा है, मर्डर थाने में हो रहा है, रेप थाने में हो रहा है, बच्चों के साथ नाइंसाफी थानों में हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मतलब जिस SP के साथ बैठ के हम भी चाय पिया करते थे, जब उनको ट्रैक किया जाता है तो उनकी खिलाफ जब हम खबर छापते हैं हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो ये जब इस तरह की जो खबरें आपके डिपार्टमेंट में आप लोग देखते हैं तो आपकी जो टीम है वो इसको किस नज़रिए से देखती है? अब इस तरीके से होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई भी हो उसमें ब्लैक शीप्स होते हैं और डिपार्टमेंट का इंटरनल विजिलेंस काम करता रहता है। बहुत बार चीज़ें हमारी नज़र में आती हैं, उन पर एक्शन हो जाता है, कई बार मीडिया तक आती नहीं, कई बार नहीं भी। पर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जिनका अगर देखा जाए तो पुलिस के मूल काम से उनका कोई निर्णय नहीं है और उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना जरूरी है।
लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है और कभी कभी उस प्रक्रिया को फॉलो करने के कारण लगता है कि पुलिस उन पर एक्शन नहीं लेती। पर मेरा फिर भी ये मानना है कि मेजॉरिटी जो हमारा स्टाफ है वो इन सब चीज़ों से दूर है और व्यवस्था बनाने का काम कर रहा है, तभी हम एक फ्री एनवायरनमेंट में रह पा रहे हैं। और अभी भी राजस्थान पुलिस बहुत सारे स्टेट्स की पुलिस के मुकाबले एक अच्छी पुलिस फोर्स है। और ये सिर्फ एक, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस पुलिस का पार्ट नहीं, इसको इंटर नहीं हूँ, ये भी आप इसका NCRB का डेटा या फिर एक पूरे जनरल फीलिंग की बात करेंगे तो ये हमारे साथी अधिकारी भी कहते हैं। डेफिनेटली जिन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो लोग पनिश भी होने चाहिए, उन लोगों के खिलाफ आपको भी लिखना चाहिए, उन लोगों की गलतियों को उजागर हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, क्योंकि उनका पुलिस बेड़े में स्थान नहीं है और ऐसा कोई काम करता है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और फिर मैं यही कहूँगा कि ऐसे कुछ लोग ही हैं वो पुलिस की ओवरऑल छवि नहीं बना सकते। यही पुलिस डेली आपके साथ खड़ी होती है, जितना वो मैक्सिमम काम कर सकती है उसको करने की कोशिश करती है। रोड पे भी आपके साथ रहेगी, जुलूस में भी है, किसी क्राइम डिटेक्शन पे रात भर भी बैठे रहते हैं, कई रात सोते नहीं हैं। और कब अभी ऐसा कुछ माहौल अगर हो जाता है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की लगातार समस्याएं चलती हैं तो एक चीज़ को निपटा के दूसरी चीज़ पे करते हैं। तो बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, सिर्फ हम कुछ सेलेक्टेड 15-20% लोगों के कारण पुलिस की छवि को ये नहीं माने कि सारी पुलिस ऐसी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत डेडिकेटेड तरीके से, बहुत सारे लोगों को मैं भी नहीं जानता हूँ इसमें हमारी पुलिस में पूरा 100% दे रहे होंगे। हमारे कॉन्स्टेबल्स कोई खड़े होंगे, वो सुबह से लेकर शाम तक खड़े होंगे, हो सकता है कई बार खाना भी नहीं मिलता है या बिस्किट या ऐसा ड्राई चीज़ें खा के वो अपना काम चलाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे तक आप तक कई बार आती नहीं। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, ये मानते हुए कि हाँ इसमें जो गलत लोग हैं हमारे, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उनको आप लोग भी सामने लाए और हम लोग भी सामने लाए, और फिर जो अच्छी बात है हम उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करें कि हाँ लोग मेहनत भी कर रहे हैं। अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल ने शुरू में कहा था कि SP साहब से स्क्रीन द प्रेस के लिए पहले भी बात हुई थी, लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पाई। ये बिल्कुल आपसे हमारी ये जो मिलना जुलना, बिल्कुल मैं इसको इस रूप में देखता हूँ जिस प्रेमी और प्रेमिका के बीच डेटिंग की बात होती है ना, जब फर्स्ट डेट, आज आपकी हमारी ये फर्स्ट डेट है। फर्स्ट डेट इम्पॉर्टेंट है, हम चाहते हैं आपसे के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, लेकिन आपकी भी सीमाएँ हैं, हमारी भी सीमाएँ हैं, मीडिया पर्सन की भी सीमाएँ हैं। वो अलग इशू है। तो हमारी इच्छा ये है कि आप कुछ समय बाद, 6 महीने बाद एक बार फिर विजिट करें और फिर हमारे साथियों को भी खुली छूट दे दिया जाए तो एक आदमी 4-4 5 सवाल कर देगा, लेकिन हमने पाबंद नहीं की है, लेकिन एक आदमी एक सवाल करेगा। तो अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहता हूँ। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मुझे जिम्मेदारी दी गई है आपको स्मृति चिन्ह देने की। हाँ आ गया, लेकिन कुछ आकस्मिक कारणों के कारण मैं नहीं आ पाया और मुझे लगता है कि वो मेरा दुर्भाग्य ही था। पहले मैं आता तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें और अच्छी मैं आगे कर पाता। और जहाँ तक बात है, हम इस वर्दी से बाहर एक इंसान के रूप में भी दिखिएगा, हम वही सोच वही चीज़ें रखते हैं जो एक आम व्यक्ति रखता है। और जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब कहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितने भी आप इंटरेक्ट करेंगे सीनियर लेवल पे जो भी मिलेंगे आपको DYSP या अब उनकी सबकी इंटेंशन यही रहती है कि हम किसी तरह से हम पुलिस को राइट डायरेक्शन में फोकस करके चलाने की कोशिश करें। और इस तरह के फोरम्स ये मौका है जहाँ पर ये बात आप लोगों के मार्फत आमजन तक पहुँच सकती है। तो बहुत अच्छा है कि आप सब लोगों ने मुझे इसमें इन्वाइट किया है और मुझे लग रहा है कि मुझे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ काम की व्यवस्थाओं के कारण मैं नहीं आ पाया, तो वो भी मुझे देखना चाहिए था, वो टाइम निकालना चाहिए। और 6 महीने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कुछ और फॉर्म में किसी और तरीके से भी कर पाएँ और लोगों से मिल पाएँ, या एक इनफॉर्मल गैदरिंग भी हम कुछ सिविलियंस को इकट्ठे करके कर सकते हैं। क्योंकि आज ही मुझे किसी अधिकारी ने कहा था कि बात करेंगे तो बात खुलेगी। तो
बात करने का मौका कहीं और भी मिले, किसी और फोरम पे किसी और तरीके से मिले, तो वो भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और आज के लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब लोगों ने बुलाया और ग्रेट संवाद हुआ हमारे बीच में। कुछ न कुछ आपसे सीखा है मैंने, कुछ न कुछ मुझसे आप सीखेंगे, और एक कोऑपरेटिव वे में हम लोग आगे चलेंगे तो बढ़िया काम हम कर पाएंगे। थैंक यू सभी, आप सभी को धन्यवाद। आज अजय बंधु प्रेस क्लब की तरफ से लीड द प्रेस कार्यक्रम में मुझे इन्वाइट किया है, और इसमें प्रेस और पुलिस के बीच में जो संवाद की कड़ी थी उसके मैं आया था, और आप सभी साथियों से मुलाकात हुई, और आप लोगों के जो इश्यूज़ जो आप लोगों ने जनता को अफेक्ट करते हैं वो मेरे सामने रखे, और उस पर बातचीत हुई और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से निकल के आया। सर अजमेर में दरगाह और पुष्करी की आरम्भ करी है, और अभी जो समय चल रहा है उसको लेकर क्या है, और प्लीज़ किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सभी लोग शांतिप्रिय हैं अजमेर के, और उन लोगों के सहयोग के साथ ही हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो यदि कोई ऐसी चीज़ उनकी नज़र में आती है जिसके कारण उन्हें लगता है कि बहुत ख़राब हो सकता है, तो तुरंत पुलिस की नज़र में उसको डालें, पुलिस उसका एक्शन ले, और आप लोगों के सहयोग से ही हम शांति व्यवस्था बना पाएंगे। और इसमें आप हमारा पूरा सहयोग कीजिए, पुलिस कॉम्पिटेंट है ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। कई बार हम कैमरे के द्वारा रहे थे, इस बार हम इस तरफ, और बहुत बढ़िया एक सेशन हुआ, सब लोगों से बातचीत हुई, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई, और पुलिस के अलावा व्यक्तिगत चीज़ों पर भी चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें बहुत भी करते रहनी चाहिए, और अजमेर शहर के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है किसी न किसी का हम लोग जुड़े हुए, वो सब लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, और इसका मुझे आगे भी मौका मिले, कोशिश रहेगी मेरी। और